आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की हेडलाइन आपके सामने प्रस्तुत करें। अब यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात और रोचक समाचार हमारे सामने आ रहे हैं। अब राष्ट्रपति भवन भी आलोचना का शिकार हो गया। उसने पलटी मार ली धनखड़ जी के इस्तीफे के बारे में। आरटीआर में पहले जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति जी से धनखड़ जी मिले, इसकी कोई जानकारी नहीं। और बाद में फिर अभी एक जो बयान आया कि धनखड़ जी की और राष्ट्रपति जी की मुलाकात हुई थी। यह एक राष्ट्रपति भवन में हो क्या रहा? ये पोल पट्टी कैसे चल रही है? ये दो बयान कैसे जा रहे हैं? कहीं क्या ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन को भी इस गुजराती गैंग ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दी हो? यह लापरवाही है। राष्ट्रपति जी को इस मामले में कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये भी जरूरी है, किंतु वो कब कार्रवाई करेगी ये हम देखते हैं। अब मोहन भागवत जी के सामने बड़ा एक संकट पैदा हो गया कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने इस गुजराती गैंग के 11 सालों का सारा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया। अब भागवत जी क्या करेंगे? उनको करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अब सब जब इतने नाराज होकर बता रहे हैं और आप बोल रहे, आपने भी अभी यू टर्न ले लिया, वो भी अच्छा नहीं है। वो लोगों को बड़ा खराब लगा कि भागवत जी को यू टर्न लेना नहीं था। आज विश्व भर में ईद मिलादुल नबी का पर्व संपन्न हुआ। समूचे विश्व में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। यह 1500वां समारोह था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हम यहाँ भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर मिलादुल नबी के जुलूस में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों में बड़ा उत्पात मचा। कानपुर में, यूपी में भी उत्पात मचा। क्यों भैया, क्यों उत्पात मचा रहे हैं? आखिरकार कौन लोग हैं जो ये देश की सांप्रदायिक सद्भाव को, एकता को, शांति को ध्वस्त करना चाहते हैं? शांति के दुश्मन है, इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई करेगा कौन? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलादुल नबी के जुलूस में हंगामा हुआ। ब्यावरा में भी, राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भी हंगामा हुआ। अरे हंगामे क्यों करते हो? और एक हमारा उज्जैन है, उज्जैन में आज 2 हादसे हुए। एक महिदपुर में हुआ और एक हमारे उज्जैन में शहर में नई गरिमा स्थापित हुई। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा उज्जैन में। मिलादुल नबी का जुलूस निकला, भयंकर बारिश भी रही, बड़ा लंबा जुलूस था। बच्चे सब सड़क पर थे और जुलूस में नबी साहब के प्रशंसा में भी दिया गया। परंतु यहाँ पर एक मजेदारी की बात रही, गंगो जमन तहजीब के दर्शन हुए। यहाँ पर तिरंगे के गीत गाए गए, तिरंगे की महिमा का गुणगान किया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। ये तो हमारे उज्जैन की एक परंपरा। उज्जैन का अपना अलग ही व्यवहार है, अलग ही चरित्र है। ये बहुत अच्छा हुआ। एक महिदपुर है, उज्जैन की तहसील, वहाँ पर गणेश उत्सव को लेके कुछ समारोह हो रहा था। लव जिहाद की एक झांकी बना दी गई थी। उस पर हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में भिड़ पड़े। क्या संघर्ष हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, वहाँ पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और पुलिस कप्तान अब वहाँ पर महिदपुर पहुँचे कि क्या किस प्रकार का क्या होता।
अब वहीं पर सागर जिले में भी इसी प्रकार का नाटक हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी सारा विवरण आया। अब ब्यावरा में भी एक ऐसी घटना की सूचना आई। आखिरकार ये घटना क्यों हो रही है, कौन है इस घटना के पीछे, और किसका हाथ है, और किसकी योजना, और किसका षड्यंत्र है, ये तो खुफिया तंत्र को जानना पड़ेगा। क्योंकि यही जो उत्पाती लोग निकट भविष्य में हर त्योहारों पर कुछ न कुछ उन्माद पैदा करते ही रहते हैं, तो उनकी भी संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। यूपी के कानपुर इलाके में भी ईद मिलादुल नबी के जुलूस के बारे में कुछ बड़े विचित्र बातें हुई, वहाँ पर भी तनाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर में हजरत बल में सरकार की ओर से अशोक चक्र का अशोक चिन्ह लगा दिया गया। इस पर बवाल मचा, वहाँ पर हंगामा मचा। अरे आखिरकार हो क्या रहा है भाई, ये धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर हम अपना वो क्यों ये जबरदस्ती के अड़ंगे डालते हैं, क्यों हम ये विवाद पैदा करते हैं? ये तो एक साथी षड्यंत्र नजर आता है ना। हजरत बल में मस्जिद में अशोक चक्र क्यों लगाएं, ये हम क्यों लगाएं, ये भी एक बात है ना। जो जिनकी जो आस्था है उनका रहने दो, उसमें अपने को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या कर, ऐसा है ना। और कानपुर में तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ पर एक अच्छे बड़े पढ़े लिखे उसने एक बैनर था उसके हाथ में कि आई लव मोहब्बत। अरे भैया, ये कौन सा अपराध हो गया, इस पर आप क्यों भड़कने लगे? अरे ये सब ये नाटकबाजी है। हम सब ये जनता जानती है कि एक षड्यंत्र किसके है, किसका ये षड्यंत्र रचा है, कौन रच रहा है, इसके पीछे लक्ष्य क्या। और मैं हिंदू और मुस्लिम भाइयों से फिर अनुरोध करता हूँ कि इन जो नफरती चिंटुओं से सावधान रहिए। ये है ना, देश के दुश्मन है, शांति के दुश्मन है, कौम के दुश्मन है, और हम जो हिंदू मुस्लिम और गंगो जमनी की जो तहजीब चली आ रही है ना, उसके दुश्मन है। और आखिरकार ये आग लगाई हुई किसने है, किसकी है, ये भी हमें पता है। और अब जिन्हें आग लगाई है ना, वो भी आग बुझाने में सक्षम नहीं है। बहुत ही गंदा खेल हो चुका है। परंतु हम ये देश की 147 करोड़ जनता है ना, उसका धैर्य बहुत अलग है। अब उसको मैदान में आना पड़ेगा। जो भी सांप्रदायिकता की बात करे, धार्मिक बातों के आड़ में अशांति पैदा करने लगे, उनका मुंह तोड़ जवाब जनता को देना होगा। पुलिस क्या देगी? पुलिस तो ठीक है, उसको अपनी व्यवस्था करना है, तो मगर अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के जो जहर फैलाने वाली बातें होती है ना, उसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। चलिए, अब ये भी तो होगा कि ये तो चला ही आ रहा है, क्योंकि ये सत्तावादी खेल है ना, बड़ा विचित्र का। अब यहाँ पर सभी पंथों को देश के प्रति समर्पित होकर काम करना है, संविधान के प्रति समर्पित होकर काम करना है, हमारे सुव्यवस्थाएं स्थापित करना है, सर्व कल्याण करना है, सर्व विकास की बात करना है। इस बात पर हमें अड़िग रहना है और उसी के लिए काम करना है। या ये अब ये तो जो बात है हमने आपको बताई। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, बड़ी विचित्र बात। 22 साल तक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले न्यायाधीश थे, वो सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपने बात में ये स्वीकार किया, उन्होंने अब स्वीकार किया कि देश में हमारे अधिकार संकट में है, हमारी आज़ादी संकट में है, हमारे सोच और विचार और जो हमारा
सोच है ना, वो संकट में है। अब न्यायाधीश महोदय ने अब ये बात कही, अरे आप तो जो भी न्यायाधीश है ना, पद पर रहते हुए इसके खिलाफ आ जाए कि नहीं, हम मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, सांप्रदायिक तत्वों का विरोध करेंगे, उनको पनपने नहीं देंगे, देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, हम किसी भी प्रकार का कोई सरकारी दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये तो न्यायाधीशों को खुल के आना पड़ेगा। मगर आए न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के बाद बोला है ना, ये भी उन्होंने अच्छी हिम्मत दिखाई है, और इससे तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का मान बढ़ेगा, उनमें नया उत्साह आएगा। ये बहुत अच्छी बात की है, कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यायमूर्ति का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सत्य को स्वीकारा, सत्य के सामने उन्होंने अब वो बात तो रख दी, जनता की बात रख दी। अब CJI गवई जी एक बेचारे हैं, वो क्रांति कर रहे हैं, न्याय क्रांति कर रहे हैं। अब उनके साथ कितने न्यायाधीश होंगे, क्या होगा, ये तो अभी कहना कठिन है। हाँ, परंतु CJI है ना, गवई जी बड़े क्रांतिकारी हैं, वे बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं कि वो किसी से डर भी नहीं रहे। और अब जनता इसीलिए तो मांग कर रही है कि CJI गवई जी को सेवानिवृत्ति कार्यकाल जो नवंबर में होने वाला है, उसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। ये अब जनता की आवाज़ है, देश की 90% जनता की आवाज़ है। अभी जो गवई जी के जो निर्णय आ रहे हैं, वे कार्य कर रहे हैं ना, उससे न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा। जनता में आया है कि नहीं, अब न्याय व्यवस्था में सुधार हो रहा है और उन्हें अब सच्चा न्याय अवश्य मिलेगा, ये बात भी हो रही है। अब क्या कहें, कैसे क्या कहें। अब मोदी जी के नाटक तो आप जानते ही हैं, वे तो झूठ बोलने में माहिर हैं, वो झूठ बोलने वाले रोबोट हैं। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, अनेक स्थानों पर गुरुवरों का सम्मान व स्वागत होना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूँ कि आखिरकार गुरु कौन, सच्चा गुरु कौन, सच्चा शिक्षक कौन, जो हमारे जीवन यात्रा की विधा और कलाओं को संवार दे, हमें सन्मार्ग पर ले जाए, हमारा विवेक दीप प्रज्वलित कर दे, आत्मदीप प्रज्वलित कर दे। वो सच्चा शिक्षक होता है, सदगुरु होता है। और वो करता है क्योंकि वो हमें सन्मार्ग पर ले जाता है, हमारा विवेक दीप प्रज्वलित करता है और हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ये आज मोदी जी ने शिक्षकों को वहाँ पर गए, उन्होंने भाषण दिया। अरे शिक्षकों के बारे में बोलना था, आपको शिक्षकों के बारे में कहना था, तो आप शिक्षकों की और गुरुवर के बारे में बोलने की बजाय आप तो अपनी आत्म प्रशंसा में करने लगे कि देखिए 2014 के पहले आपका कितना शोषण था, कितना अन्याय था, कितने महंगाई थी, ये था। और जब से हम आए 2014 में के बाद से आप देखिए जनता को कितने हमने सुविधा दी, कितना हो गया। वाह मोदी जी वाह, क्या झूठ बोलते हो, आपने तो पूरा ही कमाल कर दिया। और आपने शिक्षकों से कहा कि आप जो मैंने बोला है ना, ये बात आप जाकर अपने आके छात्रों को समझाएं। इसका मतलब ये है कि अब शिक्षक भी आपके बंधुआ मजदूर बने, वो भी आप पे चिंटू बने, ऐसा होगा नहीं। आज ये मोदी जी बहुत विचलित हैं, आज उन्होंने शिक्षक पर्व का भी अपमान कर दिया, ये मैं खुले रूप में कह रहा हूँ। और ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। अब वो तो विचलित हैं, बुझता दीपक है, भपकेंगे और एकदम भपकेंगे, उजाला भी होगा और फिर धुआं धुआं पहन देंगे, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। अब मामला और आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में तो विचित्र राजनीति हो रही है।
अब बिहार में क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गालीबाज जो लोग हैं ना, ये अपना उन्माद फैला रहा। जो गाली जो मोदी जी की माँ के गाली के नाम पर जो नाटक हुआ था वो फ्लॉप हो गया, तो उससे और ये विचलित हो गए। अब तो वो विचलित होने के साथ अब अनेक अनेक प्रकार की गालियां दे रहे हैं। और भाजपा के बिहार अध्यक्ष क्या कहते हैं, अरे मुझे इतनी गालियां देना याद है, इतनी गालियां देना याद है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और गालियां तो हमारे यहाँ संस्कृति हुए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। आप ये गालीवादी संस्कृति को कई अनुसरण करते रहिए, चलते रहिए, आप इसको मूर्त रूप देते रहिए। अब ये यहाँ पर क्या बात है, आइए अब आपको और अनेक रोचक समाचार बनाता हूँ। अब शिंदे और गडकरी जी भी है ना एक साथ हो गए, उनकी बैठक हुई, मिले, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। परंतु अब यहाँ हुआ क्या कि उनका मिलना इस गुजराती गैंग के लिए बड़ा कठिन काम हो गया, उनके लिए घातक हो गया। और अभी जो नई ताज़ी सूचना आई है कि अब गडकरी के पक्ष में एनडीए के 121 सांसद हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगा। यह तो भाजपा के सांसद मत देने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो रेड्डी के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। अब यहाँ पर मोदी जी ने एक नया दाव खेला। उन्होंने एनडीए के 425 सांसदों का भोज रखा 8 तारीख को, 8 सितंबर को। अब कितने सांसद आते हैं, कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। और वहाँ पर उसमें कहा जाएगा कि आप क्रॉस वोटिंग ना करें, संसद में उपस्थित रहें, और हर तरीके से अपने जो राष्ट्र में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं उन्हें विजयी बनाए। किंतु एनडीए में कोई असर नहीं, उनका बात का कोई असर नहीं पड़ा। एनडीए के सहयोगी दल भी अनेक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। मामला बड़ा रोचक। अभी राजनाथ सिंह को भी बलि का बकरा बना रहा। राजनाथ सिंह को दायित्व दिया कि जगन रेड्डी से आप चर्चा कीजिए कि वो एनडीए का सपोर्ट करे। अब जगन रेड्डी क्या करते हैं देखना है, वो भी आएगा, परंतु वो भी शायद ऐसा करेंगे नहीं वो कि वो रेड्डी के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। चंद्रबाबू ने तो स्पष्ट कह दिया गया कि वो क्या करेंगे, अभी कोई स्पष्ट नहीं कहा, परंतु कह दिया कि वो आंध्रा के रेड्डी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आइए आप, रूस ने तो बड़ा विचित्र खेल कर दिया। आपको याद है मोदी मीडिया ने खूब प्रचार किया कि मोदी एक कार में मोदी और पुतिन की बड़ी लंबी चर्चा हुई, 45 मिनट तक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई होगी भाई, अब क्या कह सकते हैं। चलो आपने झूठ का फैला दिया, मोदी का डंका बजाने लगा, परंतु पुतिन ने जो वो डंके का जो ढोल था ना उसको ही फोड़ दिया। पुतिन रूस पहुंचे, वहाँ पत्रकार वार्ता की, पत्रकारों ने सवाल किया उनसे कि कार में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और आपसे क्या चर्चा, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आपने क्या निर्णय दिया, ये तो बताइए। पुतिन बड़े सख्ते में आए और उन्होंने कहा कि लीजिए मैं सच आपके सामने बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि मोदी मेरे साथ कार में थे और 45 मिनट तक रहे, ये भी सही है, किंतु 45 मिनट में उनसे मेरी बात सिर्फ मात्र 30 सेकंड हुई। और वो भी बात क्या हुई, उन्होंने मेरा कुशल क्षेम पूछा, मैंने उनका कुशल क्षेम पूछा। परंतु मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि मोदी ने जो मुझसे 30 सेकंड की चर्चा की ना, वो भी टूटी फूटी अंग्रेजी में की।
अरे वाह भाई, ये तो बड़ा विचित्र हो गया। अब जब पुतिन ने ही ये सारा मामला उजागर कर दिया तो मोदी गोदी मीडिया बगले झांकने लगा कि अरे अपना तो सारा भंडा फोड़ हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जनता के सामने कौन सा मुंह लेकर जाए। दूसरी बात, भारत का अपमान हुआ। चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन करा, विजय दिवस मनाया, 26 देशों को आमंत्रित किया, उसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया। मोदी शिखर सम्मेलन में समाप्ति के बाद ही खाली हाथ भारत आ गए। अब पुतिन ने एक बात क्या की पता है, कि पाकिस्तान को अपना भागीदार बना लिया। तो मोदी जी ने क्या की चर्चा की, कहाँ गए आपको वो ये 45 मिनट में आपने कुछ बात करी थी, नहीं करी थी ना, सिर्फ आपने 30 सेकंड ही बात चर्चा की और आप वहाँ मूर्ति बनकर बैठे रहे कार में पुतिन के सामने। ये भी बड़ा रहस्य उजागर हुआ। इससे तो भारत की छवि भी गिरी है और मोदी जी की छवि भी गिरी है। मोदी जी का चरित्र उजागर हो गया कि ये कैसे क्या है क्या नहीं है, क्यों झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और अभी सवाल आया, मोदी जी को अब त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। उनकी डिग्री फर्जी है ये भी सिद्ध हो गया। गुजरात की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो आज कल मोदी जी के फर्जी डिग्री का पोस्टमार्टम ही कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी गुजरात में, मैं गुजराती हूँ, गुजरात के प्रोफेसर हूँ, और हमने वहाँ देखा कि जो मोदी जी की डिग्री में जो बताई गई है ना वो फर्जी है। 1990 में कोई ये डिजिटल डिग्रियां नहीं दी जाती थी, और जो वो डिग्री में सब्जेक्ट बताए ना वो सब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं गुजरात में, और किसी कॉलेज में नहीं है, तो वो कहाँ से डिग्री हो गई। इससे मोदी जी की छवि को पूरा धक्का लगा और ये पूरा सिद्ध हो गया कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, उन्होंने अपराध किया और इस अपराध की उन्हें सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी अब जांच करे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और बड़ा साक्ष्य आ गया कि ये डिग्री फर्जी है, और यदि असली डिग्री है तो वो बताए। जब असली डिग्री है ही नहीं तो क्या बताएंगे। और जो ये डिग्री अमित शाह ने जो प्रसारित की थी ना, वो भी जनता के साथ धोखा है, राष्ट्र के साथ धोखा है। उस पर भी कार्रवाई होगी और चुनाव आयोग देखते हैं क्या निर्णय करता है क्या नहीं करता है। और ये बात अब तय हो गए कि मोदी जी को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वे 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो अब खत्म हो गया। उनका राजनीतिक जो स्वर्णिम काल था ना वो तिमिर काल में बदल गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कहें, जो होना है वो, जो हो रहा है वो तो होगा ही ना। और फिर यह भी एक बात है कि जब ये गुजराती गैंग का संस्कार का क्या है, अब तो इनका है ना अंतिम संस्कार होने का समय आया था। ये संस्कार इनके पास में बचे नहीं। झूठ बोलना, ये करना, सारे षड्यंत्र रचना, ये इनके खाते में थे। अब ये भी बड़े बुरे हो गए। अब मोदी जी की और छवि खराब हो गई, बिहार में और न कर दी। अब तो भाजपा ही कहने लगे कि हाँ ये तो है, मोदी जी तो गालीबाज है। और उन्होंने कितने कितने प्रकार की गालियां दी, खुद भाजपा ही गिनाने लगे। अरे बिहार बंद असफल हुआ, उस पर आंसू बहाते, अरे हो गया, जनता ने नकार दिया, उस पर आंसू बहाते, किंतु ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो भाजपाई जो थे, मोदी जी को विश्वास था कि अरे मेरे के माता के समर्थन में आएंगे, मेरा ये होगा, किंतु वहाँ तो उल्टा ही हो गया। भाजपा यूँ नहीं किया कि हाँ गालीबाज है और हम तो गालीबाज रहेंगे और गाली देते रहेंगे। वाह भाई, देते रहो गाली। अब तो गाली देना भाजपा का संस्कार बन चुका है, राजनीतिक संस्कार बन चुका है। आप बनाइए, जो भी है कर रही है। अब इसके लिए कोई क्या कह सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा।
जो भी आपको करना है कीजिए, ये जनता सब देख रही है। अब जनता सजा देगी, जनता कैसी सजा देगी ये भी बहुत स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर हम मोहन भागवत जी की भी बात कर रहे हैं। जब ये मोदी जी के इतने नाटक हो गए हैं, उनके सारे कांड उजागर हो गए हैं, उनके षड्यंत्र उजागर हो गए हैं, तो आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? आपको तो स्पष्ट कहना चाहिए कि आप तो देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं, देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और आपके जितने काले कारनामे हैं वो सब सामने आ चुके हैं। अब तो भाजपा का मार्गदर्शक मंडल भी इस 11 साल के कांडों का उजागर कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने जो पत्र प्रेषित कर दिया है ना गुणशीतल पेश का, उस पर मोहन भागवत को निर्णय लेना चाहिए। और अब तो यहाँ पर जनता की एक और आवाज़ आ गई है, और जनता की आवाज़ ये है कि मोदी और अमित शाह को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन दो चेहरों ने देश में अस्थिरता पैदा की है, देश की संस्कृति को क्षतिग्रस्त किया है, देश का माहौल बिगाड़ा है, देश में षड्यंत्रों की एक नई संस्कृति चलाई है। इन पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और राष्ट्रपति जी भी है ना, अब बड़े और संकट में फंस गए। हमने जो पहले ही कहा था इनसे कि देखिए नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनी है, परंतु वह बनी रही, अभी भी बनी हुई है। अब जो राष्ट्रपति भवन की जो पलटी मारी वाली घटना हुई है ना, उससे तो और सिद्ध हो गया। अब तो जनता में अविश्वास हो गया कि अरे ये मुर्मू जी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो नाजी गैंग के हाथ की कठपुतली है। और राष्ट्रपति भवन में ऐसा ये जो झूठ बात कैसे आ गया? अरे अब ये तो राष्ट्रपति भवन पे भी कलंक लग गया। आखिरकार क्या हो रहा है ये इस देश में? अब देश की जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको कठोर से कठोर निर्णय करना पड़ेगा। मामला सारा उजागर हो गया क्या? ये आज के जो प्रमुख कड़वे बातें थी